हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो मैंने अपनी अपलोड की थी रिलेटेड टू द प्रोटेक्टर स्टेम, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि आप हमें वीज़ा सब क्लास से रिलेटेड और भी वीडियोस डालें जो कि हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव भी हों और हमारे लिए ईजी हो जाए अप्लाई करना डायरेक्टली। तो आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सब क्लास वीज़ा 476 के हवाले से बनाने वाला हूँ कि कौन एलिजिबल है इस वीज़ा के लिए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज की वीडियो से। और फिर इसी तरीके से टाइम टू टाइम मैं और भी वीडियोस शेयर करता रहूँगा अबाउट द इन्फॉर्मेशन फॉर द 476 वीज़ा। एक्चुअली वीज़ा 476 है क्या? ये जो है 18 मंथ्स का वीज़ा है जिसमें एप्लीकेंट को ये ऑफ़र मिलती है कि वो 18 मंथ्स तक स्टडी करना चाहे तो स्टडी भी कर सकता है, वरना वो जो है काम भी कर सकता है। मतलब वर्क वीज़ा है एक्चुअली ये 18 मंथ्स का। काफ़ी अच्छा और अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर न्यूली ग्रेजुएट पर्सन के लिए या एक्सपीरियंस पर्सन के लिए भी, जो कि वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस को, ऑस्ट्रेलियन वर्किंग इन्वायरमेंट को। और दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो एक सफिशेंट अमाउंट को अपने पास जमा करके मज़ीद स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये ऑस्ट्रेलियन की तरफ से काफ़ी चीपेस्ट वीज़ा है जिसको ईज़िली आप जो है ना स्कोर कर सकते हैं अपने लिए, अपने कैरियर को ब्राइट करने के लिए। तो बगैर टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू अगेन माई सेल्फ दैट आई एम आसिफ सिद्दीक। मैंने ग्रेजुएशन की थी 2018 में, और 2020 में मैंने अप्लाई किया था 476 के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया है और मैंने सेल्फ अप्लाई किया था, तो इस वजह से मैं ये इन्फॉर्मेशन हर किसी से शेयर करना चाहता हूँ ताकि किसी की भी हेल्प हो सके और वो इजीली अप्लाई कर सके। लेट्स गो ऑन द वेबसाइट एंड चेक आउट द क्राइटेरिया एंड अदर रिक्वायरमेंट फॉर दिस वीज़ा। सो स्किल रिकॉग्नाइज वीज़ा है ये, जो कि सब क्लास 476 कहलाता है। एक्चुअली हर वीज़े का एक अपना कोड होता है और इसका जो कोड है वो 476 है। ये वीज़ा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अलाउ करता है वहाँ पे अपने वर्क एक्सपीरियंस और न्यू चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। और ये वीज़ा एलिजिबल किसके लिए है ये अब आपको पता लगेगा। एक्चुअली ये जो है आप लोगों ने विद इन 2 years ऑफ योर आफ्टर योर ग्रेजुएशन, लाइक इफ़ यू हैव completed योर ग्रेजुएशन ऑन 2020, सो यू हैव टू अप्लाई बिफोर 2022। और अगर आपने लाइक सितंबर 2020 में किया है तो आपने सितंबर 2022 से पहले पहले अप्लाई करना है इस वीज़ा के लिए। इस वीज़ा की कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं, वो ये हैं कि आपका जो स्टे होता है वो 18 मंथ होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इस वीज़ा में आप वर्क स्टडी दोनों कर सकते हैं। जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप जो है 31 साल 31 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ वीज़ा। और आपने जो है इंजीनियरिंग डिग्री जो है वो स्पेसिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ली हो, और 2 years के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है। ये मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जिन जो एलिजिबल हैं इस वीज़ा के लिए। और आपने पहले जो है आपका वीज़ा मेक श्योर कि आपने पहले अप्लाई ना किया और रिजेक्ट ना हुआ। अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो फिर अगेन ये नहीं मिलता। जो इसकी मैं फ़ीस है वो 465 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, जो कि अराउंड पाकिस्तानी इस वक्त अगर आप हिसाब लगाएं तो 200 के हिसाब से भी लगाएं तो मैक्सिमम ये 1 लाख के अराउंड बनती है, जो कि काफ़ी बेस्ट है, बहुत रीज़नेबल है और बहुत इजीली ये वीज़ा मिल भी जाता है। तो ये तो इसका हो गया बेसिक क्राइटेरिया। अब प्रोसेसिंग टाइम जो है, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया जब कोरोना आया था तो प्रोसेसिंग टाइम जो है काफ़ी डिले हो गया। मैंने भी 2020 में अप्लाई किया था, मुझे 23 में ग्रांट हुआ वीज़ा। बट अब जैसा कि बॉर्डर्स खुल गए हैं तो अब बहुत इजीली ग्रांट हो रहा है वीज़ा। और विद इन 16 मंथ्स जो है आपको वीज़ा ग्रांट हो, सॉरी विद इन 6 मंथ जो है आपको वो वीज़ा ग्रांट हो जाता है, और इससे जल्दी भी लोगों को हो रहा है। अब अगर हम जाएँ मज़ीद इसकी डिटेल में कि इस वीज़े में आगे क्या फ़र्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ, तो हम इसको मज़ीद अब स्टडी करते हैं। एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक, जो सारी इसमें इन्होंने बताई हुई हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कोविड-19 का इन्होंने बताया हुआ है कि कोविड-19 का आपको कोई इशू ना हो, आपकी वो ड्यूरिंग जब आप एप्लीकेशन होगा तो आपसे सर्टिफिकेट भी मांगेंगे, और वो सारी रिक्वायरमेंट्स है। तो इसका कोई इतना ज़्यादा अब हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था, बट अब ये है कि आपको होना नहीं चाहिए कोरोना, और आप लोग जो है वैक्सीनेटेड होने चाहिए।
इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन जो है आपकी इन्होंने बताई हुई है फ्रॉम माई स्पेसिफाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर हम इसमें डिटेल में जाएं तो इसमें इन्होंने बताया है व्हेन यू अप्लाई यू मस्ट हैव कंप्लीटेड एन इंजीनियरिंग कोर्स फॉर विच यू आर अवॉर्डेड अ डिग्री or higher qualification in the last 2 years. This could be a bachelor degree, master's degree, doctoral degree and postgraduate degree. मतलब ये जस्ट बैचलर्स के लिए नहीं है, मास्टर्स वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट आफ्टर मास्टर्स दे मस्ट हैव टू अप्लाई विद इन 2 years। ओके। एंड क्वालिफिकेशन जो है बेसिकली वो इन्होंने सच एज बताया, मतलब नॉट कंपलसरी कि ये सारी इसके अलावा भी हो सकती हैं, बट क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल एंड ये सारी डिटेल्स आप लोगों को गिवन है कि ये क्वालिफिकेशंस के लिए जो है ना इजीली मिल रहा है वीज़ा। अब अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो कि वो बता रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो वो इन्होंने बताया हुआ है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि वॉशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड हैं। अच्छा, मेक श्योर कि एक्रेडिटेशन एंड एफिलिएशन में फ़र्क है। तो आपकी डिग्री एक्रेडिटेड होनी चाहिए, एफिलिएटेड नहीं होनी चाहिए। अब एक्रेडिटेड के लिए आप पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की अगर वेबसाइट पे जाएं, जो कि मैंने नीचे डिटेल में भी दी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, किस किस ईयर का बैच है जो एक्रेडिटेड था। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूं तो इस्लामाबाद में जो यूनिवर्सिटी है, अब्बासियन यूनिवर्सिटी पेशावर इस्लामाबाद कैंपस, उसमें बीई सिविल था। तो उसका बैच जो है 2014 से 2020 का जो बैच था वो एलिजिबल था वीज़ा के लिए। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल का जो बैच था अब्बासियन का, वो 2016 से 2020 के बैच के लोग एलिजिबल थे इस वीज़ा 476 के लिए। तो इस तरीके से आपको ये सारी लिस्ट मिल जाती है जिसमें हर यूनिवर्सिटी की डिटेल लिखी हुई है, उनके बैच इनटेक लिखे हुए हैं कि कौन कौन से बैच एलिजिबल हैं। तो काफ़ी इजी हो जाता है आप लोगों के लिए अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना, जो कि सबसे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एलिजिबल भी है, आपकी यूनिवर्सिटी वाशिंगटन अकॉर्ड से एक्रेडिटेड भी है या नहीं। तो ये सारी लिस्ट है, इसमें सिंध, इस्लामाबाद, पंजाब, पेशावर, केपी के सबका लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, डिटेल मैंने दी हुई है वीडियोस के डिटेल्स में, तो आप वहाँ से इस लिंक को ओपन करके अपनी यूनिवर्सिटी और अपने बैच इनटेक को देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको मैंने डिटेल बता दी। तो उसके बाद अगर हम आ जाएं एज लिमिट पे, तो इन्होंने सिंपली बताया हुआ है कि आपने 31 ईयर ओल्ड से पहले अप्लाई करना है। लाइक अगर आप जो है 31 के बाद अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इवन आप 32 के नहीं हुए हैं। लेकिन अगर आप 31 के हो गए हैं और एक महीना भी ऊपर चला गया या एक दिन भी, तो आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वैसे तो मोस्टली पाकिस्तान में लोग डिग्री जो है वो 18 कम एज में ही ले लेते हैं, बट किसी के साथ कोई केस हो सकता है कि उसको डिग्री लेट मिली है तो वो फिर एलिजिबल नहीं होगा। हैव नॉट हेल्ड दिस वीज़ा, आप लोगों ने पहले इस वीज़े को नहीं लिया हो, आइदर कैंसिल भी ना हुआ हो और आपको जो है ना कभी ये ग्रांट भी ना हुआ हो, तो ही आप एलिजिबल हैं। मीट अवर हेल्थ रिक्वायरमेंट, इनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट असल में इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बस बेसिकली एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, उस टेस्ट को आपने पास करना है। और वो जो हेल्थ टेस्ट होता है वो आपको यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक अजीज़ मेडिकल है, IUM है, तो वहाँ से आप मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं। आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप जो है एफिलिएट हैं इस मेडिकल टेस्ट के लिए, मेरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो आपको खुद इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वो कुछ डॉलर्स में ही फीस लेते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करके बता देंगे। अराउंड इस वक्त जो फीस चल रही है, जैसा कि आज 9 तारीख है, 9 अक्टूबर 2023, तो इस वक्त जो फीस चल रही है वो अराउंड चल रही है 35 to 40,000 अजीज़ मेडिकल की। एंड IUM की बात करें तो इसका भी अराउंड यही है कि 35 to 45,000 के अराउंड फीस है। आपको अपॉइंटमेंट पहले ईमेल के थ्रू करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट के बाद वो आपको कांटेक्ट करेंगे थ्रू ईमेल ही, और आप ऐसे जो है उनके पास जाएंगे, आपका एक दिन का पूरा मेडिकल असेसमेंट होती है और आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल का रिजल्ट डायरेक्टली ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं वो लोग, तो उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। आपने जस्ट जाके टेस्ट देना है और टेस्ट देने के बाद आ जाना है। वो डायरेक्टली वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं कि मेडिकली फिट है और ही इज़ एलिजिबल फॉर द वीज़ा। करेक्टर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो करेक्टर रिक्वायरमेंट में आ जाता है आपका पुलिस सर्टिफिकेट्स वगैरह। तो पुलिस सर्टिफिकेट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, उसका इशू नहीं है। ये करेक्टर रिक्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इसमें इतना ज़्यादा कोई इनका डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया नहीं है। जो पुलिस असेसमेंट्स होती हैं, पुलिस सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होते हैं, आपने जस्ट उसी पे ही अप्लाई करना है। आपने जाना है इस्लामाबाद से, अगर आप बनाते हैं तो आपने बस अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। एंड जिस भी कंट्री में आप पिछले 10 साल में रुके हैं,
आपने कंट्री में या सिटी में, तो आपने उस सिटी का करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना है, सब्जेक्ट तो ये है कि आप कम से कम 6 महीने से ज़्यादा रुके हैं। तो इस तरीके का इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। वैसे यहाँ पे डेज इन्होंने बताए हुए होंगे कि कितने दिन से ज़्यादा रुके होना चाहिए, और वो मैं जब अपना नेक्स्ट फॉर्म डालूंगा तो उसमें भी एग्जैक्टली आपको बता दूंगा कि इन्होंने कितने डेज की लिमिट दी है कि अगर उससे ज़्यादा आप रुके हों तो आपने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट उस सिटी का भी बनाना होगा लाजमी। मेरे केस में मैंने इस्लामाबाद और कराची का बनाया था, क्योंकि बेसिकली मैं कराची रहा हूँ और इस्लामाबाद मुझे आए हुए तकरीबन 4-5 साल हुए हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे, तो इंग्लिश लेवल्स जो हैं इनकी इतनी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बस यही कहते हैं कि अगर आपका आइल्स है तो आप आइल्स बेशक या तो जनरल दें या एकेडमिक दें, आपका मिनिमम जो स्कोर है वो 6 होना चाहिए और ईच जो है वो 5 होना चाहिए। मेरे टाइम में ये स्कोर 7 था और ईच जो है 6.5 अबव था, तो मैं लाया था 7। तो उसके अलावा पीटीई भी है। अगर मेरी सजेशन लें आप तो आप पीटीई करें, काफ़ी इजी है और बहुत इजीली हो भी जाता है। आइल्स फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो मेरी सजेशन तो ये है कि आप पीटीई कर लें, बहुत इजीली हो जाता है और मार्क्स रिक्वायरमेंट भी इन्होंने बहुत कम रखी हुई है। उसके बाद अगर हम आ जाएँ ऑस्ट्रेलियन वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, जस्ट ये इनके कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, लाइक जैसे हम हर वेबसाइट पे एक्सेप्ट करके आगे कर देते हैं प्रोसीड, तो इसमें भी जस्ट यही है कि आप एक्सेप्ट करके प्रोसीड कर दिएगा और आपने उसी तरीके से अपना लाइफ स्टाइल रखना है, जैसे जो ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज़ और रूल्स को फॉलो अप करना है। डेफिनेटली हर कोई करता है, ज़रूरी है। हैव पेड बैक योर डेब्ट टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ये किसी भी इतना ज़्यादा एम्प्लॉय से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि मतलब किसी भी एप्लीकेंट से इतना ज़्यादा ये रेलेवेंट नहीं है, तो इसके लिए आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। नॉट हैड अ वीज़ा कैंसिल्ड और एन एप्लीकेशन रिफ्यूज, डेफिनेटली आपका वीज़ा पहले कैंसिल्ड ना हुआ हो या एप्लीकेशन रिफ्यूज ना हुई हो, क्योंकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और फिर चांसेस नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा। जस्ट फिर वो अगर एप्लीकेंट पीआर के लिए बाद में अप्लाई करता है जो कि दूसरी कैटेगरी है, तो वहाँ पे वो एलिजिबल हो सकता है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, अगर आपकी एज 18 से कम है तो फिर चांसेस हैं कि आपको वीज़ा ना ग्रांट करें, तो ये भी आपको मेक श्योर करना है कि आपकी एज 18 से क्रॉस ना हुई हो। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी एलिजिबिलिटी के लिए 476 की। तो मज़ीद आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा, और पर्सनली भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं थ्रू माई ईमेल। सो मैं वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। and must like subscribe my channel and share with your friends as well, so they will also get the information regarding the visa and they can apply easily instead of approaching the consultants. Thank you so much friends, thank you.